So thank you very much, sir. Once again, very warm welcome to my YouTube channel Hot Talk. तो सर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि अभी आप राजस्थान से लौटे हैं कैंपेनिंग करके, तो आपको कैसा लगा वहां पर, और क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? सबसे पहले पुष्कर जी नमस्कार। आपके सारे ऑडियंस को मेरा यानी आतिफ रशीद का नमस्कार। देखिए पुष्कर जी, मैं 20 से 25 दिन राजस्थान में रहकर आया हूँ। कई जिलों में मेरा जाना हुआ है, जिसमें खासकर टोंक जिले में मेरा ज्यादा रहना हुआ है, लेकिन मैं जयपुर भी गया, उदयपुर भी गया और हम्म। कई जगह मैंने जाकर देखा। और मैं अगर आपको वास्तव में एक बात बताऊं ईमानदारी से कि पहली बार मैंने एक चुनाव जाकर इस तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करे वहां चुनाव लड़ा है। अच्छा जी। और राजस्थान में मोदी मैजिक बहुत जबरदस्त चल रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास है। वहां पर जो है कांग्रेस ने बहुत सारी तरह तरह की जनता को लुभाने की कोशिश करी। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का जो मेथड है, लोगों को अटकाना, लटकाना, भटकाना और फिर उसके बाद वोट लेकर गायब हो जाना, वो स्टाइल वहां पर कांग्रेस ने भी अडॉप्ट करा। और बिल्कुल लास्ट के 3 महीने पे, लेकिन अब जनता थोड़ा जागरूक हो रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि 5 साल से आप सत्ता में थे। आप जो ये 7 गारंटियां ला रहे हैं, ये 7 गारंटियां आपने पहले क्यों नहीं पूरी करी? अब आप क्यों नहीं 7 गारंटियां ला रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आम ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली हैं, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाएगी। अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। जो 70 साल से अटके हुए मुद्दे के 370 के मुकदमे को सॉल्व कर सकता है, जो 800 साला मुसलमानों में चल रहे छुआछूत के निजाम को, पसमानदा और अगड़ों के बीच के निजाम को टच कर सकता है, वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है। ये पढ़े लिखे समझदार मुसलमानों की सोच है। उनका मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वास्तव में वो करते हैं। इसलिए मोदी जी की जो गारंटी है वो हिंदुओं के साथ साथ इस देश के अल्पसंख्यकों के बीच में भी जगह करती जा रही है। इसलिए हाँ मेरा, अगर आप इसको मैं कंक्लूड करके अपना ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि 130 से ऊपर सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हाँ सर, थैंक्स। लेकिन इसमें सर एक ये क्वेश्चन भी तो आता है कि हम हर जगह मोदी जी को ही आगे कर देते हैं, हर स्टेट में मोदी जी को आगे कर देते हैं, तो क्यों नहीं हम एक सीएम का ऐसा चेहरा लेकर आए जो कि हम राजस्थान को बता दें कि हमारे सीएम जो जैसे वसुंधरा जी हैं या और भी कोई हैं आपके पार्टी में, तो कोई अगर आप एक कोई चेहरा लेके आते तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा थोड़ा और इफेक्टिव होता? मोदी मैजिक ठीक है, उनकी जो पुष्कर जी अप्रूवल रेट। हाँ जी। पुष्कर जी नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो करिस्मेटिक उनका नेतृत्व है। और नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी जी इज वर्किंग अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। वो बड़ी गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, बट ही इज वर्किंग अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी वो वातावरण, वो सुविधाएं, वो हालात उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व वाली यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो राज्य सरकारें हैं वो डबल इंजन की सरकार बनकर खड़ी हो रही है जनता के सामने। आप उसका एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कल्पना तैयार कर रहे हैं, उस कल्पना को तैयार करने के लिए, नीचे जमीन पर उतारने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी उसको जमीन पर उतार रहे हैं और बहुत ईमानदारी से उतार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारा मुख्यमंत्री का तो चेहरा नहीं थे जब 2017 में हमने चुनाव लड़ा। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। तो अब नीचे योगी आदित्यनाथ जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, पिछले 6 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री बन के। हमने पुष्कर सिंह धामी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था तो वो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा वो थोड़े ही थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री, देखिए ऐसा नहीं है
हमारी बात अरविंद केजरीवाल की तरह की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने कैंडिडेट की, अपने मुख्यमंत्री की, अपने विधायक की, सांसद की जिम्मेदारी लेता हूं, तो फिर लेता हूं। फिर ऐसा नहीं है कि बाद में मान लीजिए कोई अमानतुल्लाह खान निकल जाए तो हम उससे पल्ला झाड़ लें, बाद में कोई मनीष सिसोदिया निकल जाए तो हम उससे पल्ला झाड़ लें, बाद में कोई भ्रष्टाचारी और घपला करने वाला निकल जाए तो हम उससे पल्ला झाड़ लें। हम नैतिकता के आधार पर उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी। तो इसलिए जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में मोदी की गारंटी को पेश करा है। तो सर हमें एक, विश्वास है जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हाँ जी, हाँ जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को फॉलो करेगा ना जी। हाँ जी। सर एक और आजकल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है इंडिया में, अगर आप देखें, इनटॉलरेंस और एंटी कम्युनल है बीजेपी गवर्नमेंट। जबकि अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए, मैं सिर्फ यूपी और राजस्थान को ही कंपेयर करूं, यूपी में कभी आप आजकल, काफी जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई तो कम्युनल राइट नहीं हुए, जबकि राजस्थान में हमारी महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है एंटी कम्युनल, और बट आप इसमें क्या देखते हैं? क्या आपका ओपिनियन है कि जैसे कहते हैं कि हमें देखिए एक्सटर्नल एनिमी देखिए से ज्यादा देखिए हमें अपने इंटरनल एनिमी को देखना चाहिए? तो आपके क्या व्यक्तिगत राय हैं और क्या आपकी देखिए पार्टी की ऐसा राय है। देखिए पुष्कर भाई, इस देश को पिछले 70 साल से कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद में डिवाइड कर कर रखा, और इस देश के अल्पसंख्यकों को हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मजबूर कर दिया, कि उनको इस तरीके से बनाकर पेश किया गया कि आपका, आपके साथ कोई भी मामला हो उसमें आप अपने आप को विक्टिम कार्ड बनाकर पेश करिए। देखिए इस देश की सबसे बड़ी आप दुर्भाग्य की बात देखिए कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जो है सच्चर कमेटी का गठन करती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। अच्छा देखिए वो इसी पर ताली भी बटोर रहे हैं, कमाल नहीं देखेंगे आप, इसी पर वो ताली बटोर रहे हैं आपको, जबकि सवाल अल्पसंख्यक समुदाय को भी उनसे करना चाहिए। साहब इस देश में 60 साल आपने हुकूमत करी है, 60 साल अल्पसंख्यकों ने आपको वोट दिया है, तो आप 60 साल पहले वाली स्थिति पर हम क्यों खड़े हैं आज? जबकि किसी भी समाज की आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से उत्थान की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। पुष्कर भाई लोगों को लगता होगा कि ये हमने हमारा चुनावी नारा है, ये हमारा चुनावी नारा नहीं होता है। हम सबका साथ चुनाव के लिए नहीं कहते हैं कि हमें सबका साथ चाहिए, ये स्पष्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल कर कह रहा हूँ। तो ये स्पष्ट है, अभी भी इस देश का अल्पसंख्यक जो है ना वो अटकाने लटकाने और बहकाने में फंसा हुआ है। वोट भारतीय जनता पार्टी को इस देश का 98% हिंदू देता है, हिंदू वोट देता है। लेकिन जब सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। तो हमारी जब कोई योजना बनती है, जब हम जनधन योजना के तहत बैंक में खाते खोलने का काम करते हैं ना साहब, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि हिंदू का खाता खुलना है या मुसलमान का खुलना है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब है, उसका बैंक में खाता नहीं है तो उसका खाता खुलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं ना कि हम आवास योजना के तहत मकान देंगे, पक्की छत बनाकर देंगे हर कच्ची छत वाले को, तो हम कच्ची छत वाले से ये नहीं पूछते कि तू हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं पूछते तूने भाजपा को वोट दिया कि कांग्रेस को वोट दिया, तूने समाजवादी पार्टी को वोट दिया कि भाजपा को वोट दिया, बल्कि कच्ची छत हिंदू की है या मुसलमान की है। अगर वो कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है और उसके घर पर कच्ची छत है, हर किसी को हम छत देने का काम करते हैं। हमारी हर योजना, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए, किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना, जनधन योजना के तहत बैंक का खाता, शौचालय योजना, मैं आपको ऐसी सैकड़ों योजना दिखला सकता हूं जिसमें वास्तव में सबका साथ सबका विकास है। सर उसमें हाल ही हमने में कभी एक, किसी भी तरीके का वो नहीं करा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज फिनिश कीजिए आप। अब बात आती है दूसरी। आप ये बताइए, ये इंटॉलरेंस की बात करी जाती है कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में है भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके की बात करी जाती है, ये हमेशा कांग्रेस की तरफ से की जाती है। कांग्रेस ने कभी इस देश में 70 साल में इस देश के बहुसंख्यकों के अधिकार की बात नहीं करी है, हमेशा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई पाटने का काम करा है। राजस्थान की सरकार उठा लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के उदाहरण के तौर पर उठा लीजिए, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ,
कहीं पर ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा। हम ये नहीं कह रहे साहब कि हमने मुसलमानों को सुरक्षित कर दिया, हमने हिंदुओं को भी सुरक्षित करा है। हमने उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भी सुरक्षित करा है, मुसलमानों को भी सुरक्षित करा है। पिछले 5 साल में किसी की बहन बेटी का अपहरण नहीं हो रहा है, किसी की बहन बेटी का, देखिए रेयर केसेस कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हों, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू मुस्लिम, आप बताइए पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक दंगा मुझे आप बताइए उठाकर जो हुआ हो। जो उत्तर प्रदेश केवल दंगों के लिए जाना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राज में, वो उत्तर प्रदेश पिछले 6 साल में दंगा मुक्त हो गया। उस उत्तर प्रदेश में इस 6 साल में ऐतिहासिक निर्णय हुआ, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। कोई वहां पर एक पत्थर नहीं बरसा किसी के ऊपर, कोई लड़ाई नहीं हुई, फूल बचे बटे हैं, मिठाइयां बंटती हैं, वहां हिंदू और मुसलमान मिलकर दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जैसे मैं आपके सामने बैठकर चैलेंज से कह रहा हूं, कांग्रेस का कोई नेता कह सकता है कि पिछले 5 साल में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, पिछले 5 साल में किसी हिंदू पर कोई अत्याचार नहीं हुआ? आपके सामने उदाहरण है, कन्हैया कुमार जैसे सैकड़ों उदाहरण है वहां पर। और वहां पर मुसलमानों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों के बीच में भी दंगा कराए। क्यों? देखिए मैं एक बात कहता हूं आपसे, मेरा अपना मानना है, कोई छोटे छुटपुट इंसिडेंट हुए और उसमें तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ने, शासन ने, प्रशासन ने अपनी गतिविधि चलाई और तुरंत हालात को नियंत्रण कर लिया गया। मैं मानता हाँ हूं जी ये सर। सरकार की कामयाबी है। लेकिन एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 10 दिन से हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं, तो इसको क्या मानेंगे आप? इसको फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट मानेंगे। राजस्थान की गवर्नमेंट का मॉडल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट का। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का अगर आप मॉडल उठाकर देखेंगे, वो सक्सेसफुल मॉडल मानेंगे सरकार का। वहां पर किसी को परेशानी नहीं है, वहां पे सरकार की योजनाओं में सबकी हिस्सेदारी हो रही है, हिंदू की हो रही है, मुसलमान की हो रही है। महीने में 2 बार फ्री राशन 10 करोड़ परिवारों को मिल रहा है, उसमें से 4 करोड़ मुसलमान परिवार है। आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है, शौचालय योजना के तहत शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है, हर हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। राजस्थान में आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम सबको देंगे, कहते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा देंगे, ना मुसलमान को दे रहे ना हिंदू को दे रहे। आप सर फर्क खुला खुला देख सकते हैं इसमें पुष्कर भाई। हाँ जी सर, तेलंगाना पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी। वहां पे बीजेपी कितनी स्ट्रांग है और आपको क्या लगता है, केसीआर, मोदी जी, या क्या आपको लगता है वहां का? क्या बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगी देखिए तेलंगाना में? ऐसा ऐसा है, मेरा तेलंगाना से ज्यादा वास्ता रहा नहीं है, न मेरा ज्यादा जाना हुआ है। मैं बहुत लंबे समय से राजस्थान ही था, राजस्थान से मैं 25 तारीख को लौटा हूँ, वैसे भी रात में। हाँ जी। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, थोड़ा ऐसा फीडबैक मेरे पास ज्यादा है नहीं। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन ठीक बात। शायद कल वहाँ वोटिंग है तेलंगाना में, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ सीधा सीधा मुकाबला जो है केसीआर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। मैं जिस तरह प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जो रोड शो देख रहा हूँ, अमित शाह जी ने जिस तरीके से तेलंगाना में विशेषकर फोकस करा है, मुझे इसके बहुत सुखद परिणाम आते दिख रहे हैं। और जिस तरीके से अमित शाह जी वहां पर बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं पब्लिक से, जिस तरीके से मिल रहे हैं, वहां पर जो है डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए डबल मैजिक भी चल रहा है। मोदी अमित शाह का मैजिक चल रहा है वहां पर, इस हाँ जोड़ी जी, का हाँ जी। मैजिक चल रहा है। जो मुझे वहां पर फीडबैक है कि वहां के लोग भी इस चीज के लिए आतुर हैं कि तेलंगाना में भी उत्तर प्रदेश का, तेलंगाना में भी उत्तराखंड का, तेलंगाना में भी भाजपा शासित राज्यों जैसा एक मॉडल तैयार हो, और उसके लिए वहां पर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए डबल मैजिक चल रहा है मोदी अमित शाह जी का। हाँ जी सर, क्वेश्चन पे आता हूँ कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार में से एक रिपोर्ट आई है, 75% जो रिजर्वेशन था उसको तो एक झटका लगा है। लेकिन हॉलीडेज को लेकर रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि की छुट्टियां को हटा दी गई और ईद पे 2-3 दिन छुट्टी कर दी गई। तो ये क्या एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, या ये कि एक्चुअल में उनकी इंटेंशन बहुत, मतलब वाहिद अच्छी है, एक वो अच्छे भाव से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं? आप क्या कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए मेरा मानना यह है कि जो भी धार्मिक आस्थाओं के त्योहार हैं, चाहे वो हिंदू के हों चाहे वो मुसलमान के हों,
अगर आप उसमें इस तरीके से कटौती करके लोगों के सामने इस तरीके से पेश करेंगे तो मुझे तो लगता है कि वो मुंह भराई की बात है, जहां तक की बात है। आप जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और हिंदुओं के बड़े त्योहारों पर छुट्टी नहीं करेंगे, और ईद पर 3 दिन की छुट्टी करेंगे, जबकि ईद का त्योहार एक दिन का है। तो मुझे लगता है कि ये कि उनको, नीतीश जी को कुछ इस तरीके का आभास शायद हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद हिंदू तो अलग हुआ ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है वो समझ गए हैं कि अब मुसलमान भी उनकी असलियत समझ चुका है, उनके चेहरे को भाप चुका है। तो उन्होंने जो है ये एक तरीके से मुंह भराई और एक ये तुष्टीकरण का काम शुरू करा है। और मैं समझता हूँ आम मुसलमानों को कोई ना ये अच्छा लगेगा और ना ये कोई अच्छा लगने वाली बात है। मुझसे आप ये कहें कि भाई एक हिंदू का जो है दिवाली का हिस्सा छीन के आपको ईद पर दिया जाएगा, मेरे लिए ये कभी स्वीकार्य नहीं है। मुझे वो हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे मुझे मेरा हिस्सा दीजिए आप, वो स्वीकार्य है। लेकिन मेरे हिंदू भाई को उसका हिस्सा उससे पहले दीजिए। ये एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हाँ जी सर, वक्त को देखते हुए अब हमारे पास 2 प्रश्न बचे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि 2024 क्या लगता है आपको? ये 2024 स्पष्ट बहुमत, पिछली बार से ज्यादा इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। नोट माय वर्ड्स, कि भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल सीट पिछली बार से ज्यादा आएंगी। कितनी मेरा कितनी एक सीधा सीधा अनुमान लगाते मानना हैं? है। देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के हर हिंदू से, हर मुसलमान से एक अपील करता हूँ। देखिए पिछले 500 साल से प्रभु श्री राम जी जो है वो टेंट में रह रहे हैं, और आज एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। और वो केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। मैं इस बार इस देश से यही अपील करूंगा कि राम हम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के हैं, हर हिंदू के हैं, हर मुसलमान के हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया जाने वाला वोट इस तरीके से है, मानो श्री राम जी के चरणों में एक दीप जलाने का। और हर हिंदू की विशेषकर जिम्मेदारी बनती है कि श्री राम जी के चरणों में एक दीप जलाएं। और हम तो ये कहेंगे कि आप अयोध्या जाकर जलाएं, लेकिन 2024 में जो राम को लाए हैं उनको लाने की जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक की है। हर उस हाँ नागरिक की जी। जो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में, यहाँ की आस्था में। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, साहब आप जो हैं आप इस हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मैंने उनसे कहा, साहब मैं इस देश का मुसलमान हूँ, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इस देश की आस्था में अपनी व्यवस्था निभाता हूँ। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री निभाते हैं, मैं उसको भी मैं निभाता हूँ। प्रधानमंत्री हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी जब पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, तो वहां जब यज्ञ होता है, वहां पर यज्ञ के साथ साथ क्रिश्चियंस को भी बुलाया जाता है, ईसाई को भी बुलाया जाता है, मुसलमानों को भी बुलाया जाता है, और वो अपने अपना धार्मिक पाठ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमान हो गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश की आस्था में अपनी व्यवस्था निभा रहे हैं। यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस देश के, ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ सकते इस व्यवस्था निभाने के कल्चर को। हाँ व्यवस्था जी। निभाने के कल्चर को जो लोग समझ जाएंगे, वो इस देश, देखिए मुझसे एक साहब ने पूछा, आप जागरण में रात को क्यों जाग रहे हैं, या आप रत जगह कर रहे हैं? मैंने कहा जागरण मेरे इस देश के हिंदुओं की आस्था है, जागरण में जागना, और मैं उस आस्था में जागकर अपनी व्यवस्था निभाना, ये मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल सर। है। इस देश का हिंदू भाई जब हम एयरपोर्ट पर हज के लिए जाते हैं ना, तो वो सम्मान के साथ हमारा सामान एयरपोर्ट में रखता है, उतारता है, इसलिए कि वो इस देश के मुसलमानों की आस्था के साथ व्यवस्था निभाता है। जब हमारी अजान होती है तो लाउड स्पीकर से आवाज मुसलमान हिंदुओं के कानों में भी जाती है, लेकिन वो बुरा नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता है कि वो आस्था में व्यवस्था निभा रहा है, वो समझ रहा है इस बात को। ऐसे हमारे जो मुसलमानों के त्योहार हैं, ईद, बकरीद, बकरीद तो कुर्बानी होती है, कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है हिंदुओं को भी है। लेकिन हिंदू आस्था में व्यवस्था निभाने वाला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इस देश में, अगर पूरी दुनिया में कोई लोकतांत्रिक या सेकुलर कोई है, वो इस देश का, भारत का हिंदू है। और बिल्कुल मैं सर, गर्व के बिल्कुल। साथ ये बात कह सकता हूँ, मैं बहुत गर्व सर के एक साथ ये लास्ट। बात कह सकता हूँ कि किसी भी कि हाँ जी, किसी भी भारतीय प्लीज नागरिक के कीजिए। लिए, इससे मुसलमान के लिए विशेषकर, सबसे बेहतरीन पड़ोसी अगर कोई होता है तो वो हिंदू होता है। और सर सबसे एक लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन देश है। अगर किसी मुसलमान के लिए है तो वो हिंदुस्तान है। हाँ जी सर। जी, सर एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, हम अपनी चर्चा को कंक्लूड करने से पहले, कि अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल है जो कि फ्रीबी
करता है, ये चीज फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, हाँ वाटर फ्री, मेडिकल फ्री। तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने वही चीज शुरू करी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको फॉलो कर रही है। तो कहाँ बीजेपी इसके अगेंस्ट होती थी, अपोज करती थी। अब जैसे उसने राजस्थान में बीजेपी ने बोला है कि 400 रुपये का हम सिलेंडर देंगे ये। तो आपको नहीं लगता कि सर फ्रीबी में कहीं ना कहीं से पेच फंसा हुआ है? एक तरफ हम फ्रीबीज को बीजेपी अपोज करती है, देखिए वेयर राजस्थान में वो उसको कहीं ना कहीं बैकडोर से ही सही लेकिन पुश कर रही है देखिए फ्री। सर छोटा आंसर चाहूंगा देखिए समय की कमी देखिए है। हमने जो 400 रुपए देखिए देखिए हमने जो 400 रुपए का सिलेंडर की बात करी है, तो वो उस गरीब के लिए बात करी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। तो हम्म। बिलो पॉवर्टी लाइन जीने वाले आदमी को अगर सम्मान के साथ हम समानता देने की अगर बात कर रहे हैं उसमें, और अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली में जमीन आसमान का अंतर है, आप समझ लीजिए। जमीन वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक तो फ्री बिजली के नाम पे लोगों को चूना लगा रहे हैं, फ्री पानी के नाम पर लोगों को जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और इन दोनों बातों के आड़ में अभी आप, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, आप दिल्ली में सर्वे करिए, 80% लोगों के पास पानी ही नहीं है। केजरीवाल चिल्ला रहे हैं साहब के हम फ्री पानी दे रहे हैं। दिल्ली में 50% आबादी दिल्ली में किराएदार है। किराएदार को आप कौन सी फ्री बिजली दे रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान का आदमी दिल्ली आकर रहता है अपने रोजी रोजगार के लिए, किराएदार को आप कोई फ्री बिजली नहीं दे रहे। तो आप हम्म। किसको सहूलत दे रहे हैं? आप कुछ लिमिटेड लोगों को सहूलत देकर बड़ा गुणगान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस सहूलत की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान योजना देती है तो गरीब को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कच्ची छत पर पक्का मकान दे रही है, तो कच्ची छत वाला ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो उसके घर पर दे रहे हैं, जो चूल्हे में रोटी पका रहा है उस महिला को दे रही है, उसको सम्मान दे रहे हैं। और ऐसे ही जो हम 400 रुपए का जो सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, वो उस गरीब महिला को दे रहे हैं जो लोगों के घरों में जाकर काम करती है, गैस पर खाना पकाती है, और फिर घर आके चूल्हे पर अपने बच्चों का पेट भरती है। उसको सम्मान भी दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। हम 400 रुपए नहीं दे रहे हैं, 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दे रहे, उसको सम्मान दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक महिला एक अमीर घर में जाके उसने रोटी पकाई सिलेंडर पर, और अपने घर पर आकर उसको अब रोटी पकानी है अपने बच्चों के लिए धुएं में। वो धुआं उसकी आंख में भी घुसेगा, वो धुआं उसके फेफड़ों पे भी जाएगा। उसको बीमारी से भी मुक्ति दिलाना और उसको सम्मान देना, आप समझिए उसको कितना सा। तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 रुपए का सिलेंडर दे रही है, वो आपको या मुझे नहीं दे रही है। वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, उनको तो, बिल्कुल सर। आप जब तक समाज के उस गरीब तबके को नहीं उठाएंगे, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे आप उनकी, आप उनको जो है उनके लंग्स में जो धुआं जा रहा है, उनकी आंखों में जो धुआं जा रहा है, उससे बचाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? हाँ है जी सर, तो बिल्कुल। 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे। बिल्कुल सर। सो सर हम अपनी चर्चा को यहीं पर ही विश्राम देते हैं, और आप हमारे चैनल पे आए और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका एक बार ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है, और थैंक यू वेरी मच सर।